जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 रसायन विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बिलियन चैप्टर्स ले गए। आप इन टॉप 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई। 100% कह रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहां से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है और बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए हैं। आप किताबी भाषा और ये वाली भाषा जब मैच कराओगे ना तो ये काफी आसान रहेगा, क्योंकि भाई इसको हम कई तरीके से लिखे, गूगल, AI और चैट जीपी 5-6 तरीकों से भाई इसको मिलाने के बाद जो इजी लगा वही भाषा यहाँ पर लिया गया है। और आपको सभी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। यहां पर देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट भाई बिलियन चैप्टर से जो है भाई, ये बिलियन चैप्टर की जड़ है। ध्यान से सुनिएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास कोई भी अनसॉल्व मॉडल पेपर जो भी हो ना, आप उसमें मिलाइएगा, ये हर बार आता है। 10 क्वेश्चन देखिएगा, 100% कह रहे हैं कि इससे बाहर कहीं और से नहीं आने वाला है। यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, किसी बिलियन की, पहला क्या क्वेश्चन है, किसी बिलियन की मोलरता। और भाई मोलरता से संबंधित क्वेश्चन तो पूछा जाता है। और आपको बता दें, मोलरता हो गया और एक मोलरता हो गया और एक होता है मोल प्रवाह, जो कि अभी आगे आपको मिलेगा। ये सभी चीजें भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सूत्र भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी बिलियन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में ये यही जो है इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है कि मोलरता तथा मोलरता के उदाहरण देते हुए विभेद, यानी कि विभेद का मतलब होता है कि अंतर बताइए। विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर बताइए। तो यहां पर देखिए इसके उत्तर में क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग बनाना होगा जो कि मोलरता है, क्योंकि अंतर में आपको चाहो तो आप अंतर लाइन खींचकर बना सकते हो, या फिर हेडिंग बाय हेडिंग करके भी आप इसका जवाब अंतर दे सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मोलरता, देखिए मोलरता काफी आसान है। देखिए किसी बिलियन के लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, कितना आसान है, किसी बिलियन के लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहलाते हैं। यानी कि कोई बिलियन होगा और वो बिलियन में जो पानी हो मतलब लीटर के टाइप का होगा, तो किसी बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। कितना आसान है। अगर मोलरता की परिभाषा की बात करें तो भाई कितना आसान था। अब अगर इसके सूत्र की बात करें तो मोलरता को याद रखिएगा, इसको बड़े यम से दिखाते हैं, बड़े लेटर वाले यम से इसको हम दिखाते हैं। ये सब बहुत जरूरी है भाई, ध्यान देना, बड़े वाले यम से दिखाते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन। विलेय का मतलब जो उसमें डाला गया उसके मोल की संख्या, और जिसमें डाला गया भाई पानी नहीं रहेगा तो वो बिलियन है, तो बिलियन का आयतन हो गया, जो कि किस में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। इसका ध्यान भाई आपको जो है सूत्र में, मतलब जब सवाल आती है उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि सवाल सही हो सके। नहीं तो वहां पर जैसे कभी कोई लीटर के बजाय कुछ और दे देता है तो वहां पर सॉल्व करना दिक्कत हो जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आता है मोलरता। तो मोलरता की भी परिभाषा भाई काफी आसान तरीके से लिए हैं। किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय पदार्थ, 1 kg मतलब 1 किलो के उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जो कि काफी आसान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा भाई। अब यहां पर देखिए इसकी जो सूत्र होता है इसका, मोलरता देखिए, मोलरता को बड़े यम से, मोलरता को छोटे यम से दिखाते हैं। विलेय के मोलों की संख्या वही चीज है जो उसमें था, विलेय के मोलों की संख्या, उसमें भी तो यही था। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, इसमें बिलियन का आयतन था और इसमें विलायक का द्रव्यमान है। तो बिलियन क्या है और भाई विलायक क्या है ये तो आपको पता ही है। बिलियन का आयतन और यहां पर क्या रहेगा, विलायक का द्रव्यमान, जो कि ये केजी में रहेगा और वो किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। जो कि ये क्वेश्चन काफी आसान था और काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भाई पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की, अब यहां पर देखिए जो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जैसे मान लीजिए भाई जैसे मैथ में एग्जाम्पल आता है वैसे ही एनसीईआरटी में आप एक्सरसाइज में मतलब देखेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज वाले में आपको ये मिलता है, जो कि आपको भाई एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो मिलेगा। जैसे अदर कोई बुक यूज करें तो वहां पर एनसीईआरटी पैटर्न साइड में आता है, आप उसमें चेक करेंगे तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार उठाया गया है। क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली की काफी आसान भाषा में जो है इसकी परिभाषा हम लिखे हुए हैं। अर्धपारगम झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है। अर्धपारगम झिल्ली जो है ना, ये एक प्राकृतिक कह सकते हैं या फिर कृत्रिम सतह है, जिसमें अति सूक्ष्मदर्शी
छिद्रों का जाल होता है, मतलब एक छोटे छोटे इसमें जाल होते हैं। अर्धपारगम एक ऐसी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम झिल्ली है जिसमें अति सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे छिद्रों के जाल होते हैं। इन छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे छोटे अणु को तो पार जा सकते हैं, मतलब विलायक के छोटे छोटे अणु तो पार जा सकते हैं परंतु विलेय के बड़े अणु नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है चर्मपत्र हो गया, अंडे की झिल्ली हो गया। जैसे भाई घर में चलनी होती है ना, जिसमें आटा चालते हैं, तो उसमें जब आटा चालते हैं तो आटा निकल जाता है लेकिन उसके कुछ चीजें छूट जाती हैं। सेम वही मतलब कुल मिला के ये भी चालने का ही काम करता है। लेकिन ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है, प्राकृतिक का एक कृत्रिम या फिर प्राकृतिक कह सकते हो, एक छोटा ऐसा छिद्र वाला जाल होता है जिसमें जो है विलायक के अणु तो पार कर जाएंगे लेकिन विलेय के अणु पार नहीं कर सकते हैं। जैसे में ध्यान देना, उदाहरण भी पूछता है तो चर्मपत्र हो गया, अंडे की झिल्ली हो गया। और यहां से क्वेश्चन आपका भाई विकल्प वाले में भी आएगा कि निम्नलिखित में से अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण कौन से हैं। आपको ऑप्शन में एक ही देगा, तो भाई जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपको टिक लगा देना है। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और इससे सवाल भी बनती है और नेक्स्ट पार्ट में भाई आपको इसके सवाल बता देंगे जो एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित ही बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर देखिए अगर हम प्रश्न 3 की बात करें तो मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मोल अंश से आप क्या समझते हैं, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर आप चाहो तो मोल अंश की जो है हेडिंग डाल सकते हो। तो यहां पर देखिए काफी आसान भाषा में लिखा गया है, एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, जो विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या। पहला क्या है, देखिए एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज के उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। चलिए यहां से समझते हैं अगर भाई दिक्कत हो तो। मोल प्रभाज क्या है, ये मोल प्रभाज की सिंपल परिभाषा सुनिएगा, घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, उसे मोल अंश कहते हैं। काफी आसान है, मोल अंश कहते हैं। मोल प्रभाज मोल अंश एक ही चीजें हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो कि यहाँ पर फार्मूला है, इसको नॉर्मल आप फार्मूले के जरिए भी इसको आप परिभाषा बना सकते हो, जो कि काफी आसान है। और ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बार बार हम चिल्ला बोल रहे हैं भाई, पढ़ लेना ताकि आपको एग्जाम में भाई पछतावा ना हो। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न नंबर 3 है। अब यहां पर जो है प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, ये पूरे 5 अंक का भाई एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा पूरे 5 अंक यहां से कहीं पर भी नहीं गए, जो कि परिभाषा को हम आसान भाषा में करके लिखे हुए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है। इसको हम अवनमन स्थिरांक को KF से दिखाते हैं, आखिर ये क्या है इसी को बताना है। तो भाई काफी आसान है, मोलल अवनमन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, यहाँ पर आप भाई डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1 ग्राम मोल वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाला अवनमन उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मतलब भाई 1000 ग्राम में 1 ग्राम मोल वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर, जब घोलते हैं ना, तो विलायक के हिमांक में जो होने वाला अवनमन होता है उसी को हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जैसे अगर इसकी जाई भाई सूत्र की बात करें तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर होता है m गुणे डेल्टा TF इंटू में ये बड़ा W है, बड़े लेटर वाला W है, और बटे में 1000 गुणे छोटे लेटर में W है। अब इसका मतलब क्या है भाई, बड़े वाले W को विलायक का द्रव्यमान बोलेंगे और छोटे वाले को विलेय का द्रव्यमान बोलेंगे, और उसके बाद m को क्या बोलेंगे, विलेय का आणविक, यानी कि छोटा लेटर वाला ये विलेय को दर्शाता है और बड़ा लेटर जो है विलायक को दर्शाता है। और अगर हम TF की बात करें तो ये हिमांक का अवनमन है। ये क्या है, अवनमन है हिमांक का। तो ये काफ़ी आसान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा भाई अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है भाई, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक
क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध है। भाई काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है और आपको भाई टोटल हम 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, जो परिभाषा में है ना इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो इसके सवाल बचेंगे आपको हम नेक्स्ट पार्ट में वो भी करा देंगे और इसके लिए प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन से आपको क्या समझना है, परिभाषा क्या है, उत्तर इसका क्या होगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, जो कि काफ़ी आसान है भाई, 3 लाइन की है, जो कि भाई कितना बढ़िया लिखे हैं, आसान भाषा में लिखे हैं। आप इसको तैयार कर सकते हैं भाई। अगर इतना आसान लिखने के बाद भी अगर आपको तैयार ना हो तो भाई ये तो भाई अब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला होता है विलयन का क्वथनांक माइनस में विलायक का क्वथनांक होता है। विलयन के क्वथनांक से हमको विलायक के क्वथनांक को घटाना पड़ता है, जो कि इसका क्वथनांक में उन्नयन जो होता है इसे हम डेल्टा टीवी से दिखाते हैं। ये T2 होगा माइनस में T1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी के नीचे एक और भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोला है ना मोललता से क्या संबंध है, ये तो हो गया। फिर बोला है मोललता से क्या संबंध है, भाई मोललता से क्या संबंध है, ये लिखा है विलयन की जो मोललता होती है ना ये डेल्टा टीवी अपान केवी होता है। अगर केवी की बात करें तो भाई केवी जो है ये केल्विन, के से केल्विन भी हम बोलते हैं, टी से जो है इसका जो है क्वथनांक का उन्नयन ताप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये लिखा हुआ है केवी की बात है भाई, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है और टीवी का मतलब है, टीवी का मतलब ये देख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना लिखना पड़ेगा और 5 नंबर का था। आपको देखने में अजीब लग रहा है भाई क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब इसके अलावा जो है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मोल अंश हो गया, मोलरता तो आपको मिला था, मोलरता भी मिला था, तो भाई ये भी, और द्रव्यमान प्रतिशत, ये चारों भी आप लोग भाई तैयार कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और भाई इसके फार्मूले हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, फार्मूला बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मोलरता होता है, मोलरता को हम छोटे एम से दिखाते हैं और मोलरता को हम बड़े एम से दिखाते हैं। तो जो मोलरता होता है ना ये होता है विलेय में मोल बटे विलायक का द्रव्यमान होता है जो कि ये किलोग्राम में होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है जो कि किलोग्राम में होता है। और उसके बाद मोलरता क्या है, ये विलेय के मोल, वही चीज़ है। और बटे में क्या होगा, यहाँ पर विलायक रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, विलियन रहेगा। तो विलियन का आयतन हो गया जो कि ये लीटर में होता है। और आता है द्रव्यमान प्रतिशत भाई, जो कि इसकी सवाल जब करेंगे तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा भी पूछ लेता है, इसको आप तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए इसका जो इसके बराबर में जो इसका सूत्र होता है, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान हो गया, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान हो गया, पूरे के बटे में बिलियन में कुल द्रव्यमान, और साथ में यहाँ पर इंटू का 100 करेंगे। और आपको बता दें भाई सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में भाई दिक्कत ना हो। देखिए आपको भाई काफ़ी आसान भाषा में लिखकर बताएंगे। बाकी भाई बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हर यूट्यूबर क्या काम करते हैं भाई, किताब से ही छाप कर जो है आपको वही भाई डिजिटल बोर्ड के सीधा डिजिटल बोर्ड पे सब अपना भाई पहले से टाइपिंग रहती है, बाद में क्या करते हैं उसी को लाकर आपके सामने 4 बार चिल्ला देते हैं, हो जाता है। तो भाई हम भी यही काम करते हैं, लेकिन जो ये परिभाषा है भाई उसको पहले हम आसान से आसान भाषा में लिखते हैं। पहले गूगल AI और ChatGPT और व्हाट्सअप AI जो होता है इन सब पे भाई सर्च करके, गूगल पर सब पे सर्च कर हम देखते हैं भाई कि कौन सी परिभाषा आपको तैयार हो सकते हैं और जो छोटी हो और आसान हो और एग्जाम में भाई आपको पूरा नंबर दे सके, हम वही क्वेश्चन को लिखते हैं। और अब कोशिश रहेगा कि आपको हम डेली का डेली जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और भाई ऐसे करते करते आपको प्लेलिस्ट बनाएंगे तो प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको ये भी ऐड कर दिया जाएगा भाई, इसका भी वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लो हम 10 परिभाषाएं पढ़ के गए, मान लीजिए भाई पूरा पेपर हम कर रहे हैं, उसमें अगर 2-3 परिभाषाएं नहीं आ रही हैं तो उसके लिए हम कौन सा जुगाड़ करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएं ताकि उसका भी नंबर हमें एग्जाम में मिल जाए। तो भाई उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। अभी तो भाई जनवरी आने वाली है, अभी तो पूरा जनवरी आपके पास है और आप लोग मेहनत करिए और भाई पढ़ते रहिए। भाई मेहनत करने में भाई थोड़ा भी पीछे मत हटना क्योंकि भाई लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई टॉपर बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।